मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है आपको? कल हमने डी ब्रोगली अवधारणा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डी ब्रोगली अवधारणा और उसके महत्व के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन। आज हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, तो डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन जर्मर द्वारा किया जाता है, डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा किया जाता है। डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा किया जाता है। डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा किया जाता है। अब डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में निकल क्रिस्टल के तल से परावर्तन द्वारा मंदगामी इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन का अध्ययन किया। डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में निकल क्रिस्टल के तल से परावर्तन द्वारा मंदगामी इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन का अध्ययन किया। फिर डेविसन जर्मर सिद्धांत आता है। फिर आता है डेविसन जर्मर सिद्धांत क्या है डेविसन जर्मर प्रयोग का? तो गर्म फिलामेंट से सिद्धांत, गर्म फिलामेंट से निष्कासित या विवर्तित इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निश्चित तथा विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। क्या बोला? सिद्धांत क्या है इसका कि गर्म फिलामेंट से निष्कासित या विवर्तित इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। तो विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निश्चित तथा विद्युत क्षेत्र के बराबर होगी, विद्युत क्षेत्र के लगभग बराबर होगी। ठीक है, ये है सिद्धांत कि गर्म फिलामेंट से निष्कासित या विवर्तित इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निश्चित तथा
विद्युत क्षेत्र के बराबर होगी, लगभग समान होगी। ठीक है, तो अब यदि E माइनस आवेशित इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र, E माइनस आवेशित विद्युत इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E माइनस आवेशित इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E माइनस आवेशित इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² हो तो डेविसन-जर्मर सिद्धांत से या डेविसन-जर्मर प्रयोग से, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो तो डेविसन-जर्मर प्रयोग से या डेविसन-जर्मर सिद्धांत से, डेविसन-जर्मर सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी वो निश्चित तथा विद्युत क्षेत्र के बराबर होगी। तो विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? हाफ mv² के, ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 1, जहां E क्या है? इकाई आवेश, E इज इक्वल टू इकाई आवेश। ठीक है, E क्या है? इकाई आवेश है। बड़ा V है वो विभव है, छोटा v वेग है। ठीक है, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान। अब समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, समीकरण ये जो 1 था इसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित करने पर कैसे करेंगे इसको पुनर्व्यवस्थित? 2 को लेकर आ जाएंगे इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू mv²। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करते हैं? m का गुणा कर लेते हैं। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2, अब समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर या दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? m²v², m²v² हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर हो जाएगा m²v²। नेक्स्ट क्या करते हैं? अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो m इंटू v इज इक्वल टू क्या हुआ? अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m, ये बचा। ठीक है, ये आया अपने पास, mv की वैल्यू ये आ गई। अब अपन को पता है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब क्या करना है, ये जो एम वी की वैल्यू आई है अपने पास, उसको जो ई है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इकाई आवेश है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इनटू वोल्ट। हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहां थे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी में एमवी का मान रख देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का मान क्या आया था अपने पास, अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम। एम वी की जो वैल्यू थी अपन ने यहां पुट कर दी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये जो प्लांक कांस्टेंट है h, ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E और m का मान यहाँ पे रख देंगे। तो अब सबके मान क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं अपन। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.625 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है, 10 की घात -19 कूलाम। फिर है m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर कितना है 9.11, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की घात -31, 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ये अब तीनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इस डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में रखने पर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, इनकी जो वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है 12.26 1 अपॉन अंडर रूट वी। जब हम h, e और m की वैल्यू रखते हैं तो अपने पास ये आता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 1 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, वी एंगस्ट्रॉम। अब क्या इस सूत्र से क्या स्पष्ट होता है कि डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रयुक्त किए गए विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रयुक्त किए गए विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट बी, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट बी, ठीक है। अब भिन्न विभव से ज्ञात किए गए, भिन्न विभव से ज्ञात किए गए तरंग दैर्ध्य जो है वो इस संबंध का पालन करते हैं। भिन्न विभव से ज्ञात किए गए तरंग दैर्ध्य इस संबंध का पालन करते हैं। अतः डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। क्या है, डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की इस संबंध द्वारा स्पष्ट व्याख्या की जाती है। अब एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट आता है कि डेविसन प्रयोग जो है या डेविसन जर्मर अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या करता है। डेविसन जर्मर अवधारणा जो है, डेविसन जर्मर अवधारणा
डेविसन जर्मर अवधारणा इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। डेविसन जर्मर अवधारणा इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। ठीक है, ये तो हो गई डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसके बारे में अपन पहले एक बार पढ़ चुके हैं। कहाँ? तो कॉम्पटन प्रभाव में। कॉम्पटन प्रभाव द्वारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या की थी। तब अपन ने हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बारे में एक बार पढ़ा था। ठीक है, अब पूरा आता है हाइजेनबर्ग। अब हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की निश्चित समय पर स्थिति और संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात कर पाना असंभव है। परमाणु में इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात करना यथार्थ रूप से ज्ञात कर पाना असंभव है। यथार्थ रूप से ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, क्या कहता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो। क्या हो? डेल्टा एक्स। और संवेग निर्धारण की अनिश्चितता, संवेग निर्धारण में अनिश्चितता
डेल्टा पी हो तो, डेल्टा पी हो तो इन दोनों का गुणनफल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई से अधिक होगा या बराबर होगा, h अपॉन 4 पाई से अधिक होगा या बराबर होगा, h अपॉन 4 पाई से अधिक होगा या बराबर होगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, स्थिर हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर हो तो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर हो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर हो तो संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है, संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। क्या बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, स्थिर हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, स्थिर हो तो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर हो तो संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है, संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है, संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो P बराबर क्या होता है, संवेग P बराबर होता है m इंटू डेल्टा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर है तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा P वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब डेल्टा P का मान हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में समीकरण 1, उसको समीकरण 1 लगा देना और उस समीकरण 1 में डेल्टा P का मान रख देते हैं। तो m इंटू डेल्टा V ग्रेटर देन या इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा x इज इक्वल डेल्टा x इंटू डेल्टा V, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब m को लेके आए इधर तो ग्रेटर देन h अपॉन क्या आया 4 पाई m, 4 पाई m, ठीक है। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, डेल्टा x इंटू डेल्टा V ग्रेटर देन या इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। अब वैसे तो अनिश्चितता अनंत हो सकती है, वैसे तो अनिश्चितता अनंत हो सकती है, लेकिन न्यूनतम अनिश्चितता की स्थिति में, न्यूनतम अनिश्चितता की स्थिति में क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा V जो है वो h अपॉन 4 पाई m के बराबर हो जाएगा न्यूनतम अनिश्चितता की स्थिति में, न्यूनतम अनिश्चितता की स्थिति में, अनिश्चितता, न्यूनतम अनिश्चितता की स्थिति में, न्यूनतम अनिश्चितता की स्थिति में क्या होगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा V, डेल्टा x इंटू डेल्टा V जो है वो h अपॉन 4 पाई के बराबर हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां डेल्टा x क्या है, जहां डेल्टा x है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। और डेल्टा V है वेग में अनिश्चितता,
डेल्टा वी क्या है? वेग में अनिश्चितता। डेल्टा वी है वेग में अनिश्चितता। एम इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान है। ठीक है, उसके बाद में और एच है प्लांक नियतांक। क्या है एच? प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.625 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। अब यदि स्थिति को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है, यदि स्थिति को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी? अनंत होगी। और अगर वेग को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है तो स्थिति में अनिश्चितता अनंत होगी। तो मतलब एक ही समय पर दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। या तो वेग, या तो स्थिति को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जा सकता है या वेग को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यदि स्थिति को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है, यानी कि डेल्टा x बराबर 0, स्थिति को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है तो डेल्टा v जो होगा वो अनंत होगा। वेग में अनिश्चितता क्या होगी? अनंत होगी। और अगर वेग को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? अनंत होगी। स्थिति में अनिश्चितता अनंत होगी। ठीक है, ये हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब आता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की या अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण क्या है इसका? कि परमाणु में लगभग न्यूनतम आकार के व नगण्य द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए, परमाणु में अति न्यून आकार के व लगभग नगण्य द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए अति उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण या फोटोन, अति उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण या फोटोन, जिसकी लैम्डा क्या होगी? अति न्यून होगी। लैम्डा होगी अति न्यून, का उपयोग किया जाता है। जैसे ही विकिरण या फोटोन, जिसकी ऊर्जा क्या है? उच्च है और तरंगदैर्घ्य क्या है? अति न्यून है, वो जैसे ही विकिरण या फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या होगा? और उससे परावर्तित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की संवेग को उसी क्षण या उसी समय बदल देता है। क्या बोला मैंने? कि परमाणु में अति न्यून आकार के तथा लगभग नगण्य द्रव्यमान के, लगभग नगण्य द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए अति उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण, अति उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण या फोटोन, जिसकी लैम्डा क्या है? अति न्यून, जिसकी लैम्डा होगी अति न्यून, तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? अति न्यून। अति न्यून
का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये विकिरण या फोटोन, जैसे ही ये विकिरण या फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसे परावर्तित होता है, तो ये विकिरण या फोटोन इलेक्ट्रॉन के संवेग को उसी समय परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रॉन के संवेग को उसी समय ही बदल देता है। अतः एक ही वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति परिवर्तित हो जाती है और संवेग भी अनिश्चित रहता है। अतः एक वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल जाती है और संवेग अनिश्चित हो जाता है। तो ये हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट आता है, अपने टॉपिक है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो मुख्य रूप से तरंगों और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण मुख्य रूप से तरंगों और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन डी ब्रोगली की द्वैती प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग और कणीय प्रकृति दोनों ही दर्शाता है। तो डी ब्रोगली की द्वैती प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन भी तरंग प्रकृति दर्शाता है। अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण इलेक्ट्रॉन की तरंग हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण इलेक्ट्रॉन की तरंग हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। फिर